हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जाम प्रो में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जाम प्रो कलम से कराती। तो साथियों, भारत के पड़ोसी देशों की क्लास में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज जो हमारा अगला देश है उसका नाम है नेपाल। तो नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, याद रखें नेपाल के साथ। पर भारत नेपाल सीमा की बात करें, इंडो नेपाल बॉर्डर, भारत नेपाल बॉर्डर कह लो या इंडो नेपाल सीमा कह लो, इंडो नेपाल बॉर्डर या भारत नेपाल सीमा। तो सबसे पहले पूछेगा कि भाई भारत नेपाल सीमा की लंबाई कितनी है। तो अच्छे से याद रखिएगा, भारत नेपाल सीमा की जो लंबाई है वो 1751 किलोमीटर है। भारत नेपाल सीमा की लंबाई कितनी है? आप कहोगे सर 1751 किलोमीटर। टोटल कितनी लंबी है? 1751 किलोमीटर लंबी ये इंडो नेपाल बॉर्डर है, भारत नेपाल सीमाएं। इस चीज को आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर आपसे पूछता है कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो नेपाल के साथ लगते हैं। यहां पर आप देख रहे हो ये नेपाल है यहां तक, ठीक है। इस तरीके से मैं यहां पर आपको इसको हाईलाइट करता चलता हूं। ये सब क्या आ जाता है? ये सब भैया नेपाल आ जाता है, ठीक है। ये सारा का सारा क्या है? ये नेपाल है, ठीक है। ये सारा का सारा क्या हो जाता है? आप कहोगे ये सारा का सारा क्या है? नेपाल है, ये नेपाल है। अब नेपाल के अगर आप इस तरफ देखोगे तो यहां पर साथी सिक्किम आ जाता है, भारत का एक राज्य सिक्किम। सिक्किम के बारे में सुना है ना सबने। यहां पर भारत का एक राज्य आ जाता है सिक्किम, जनसंख्या में सबसे कम है भारत में, जनसंख्या में क्या है? सबसे कम। इस तरफ अगर आप देखोगे यहां पर यह वेस्ट बंगाल है, थोड़ा सा क्या भैया? वेस्ट बंगाल। थोड़ा सा अगर आप इस तरफ देखेंगे ध्यान से तो यहां पर क्या जाता है? ये भैया अपना वेस्ट बंगाल आ जाता है, जैसे आप पश्चिम बंगाल कहोगे। इधर आ जाएगा भैया बिहार, इधर क्या जाएगा? थोड़ा सा बिहार आ जाएगा। इधर क्या जाएगा? अपना यूपी। और इधर क्या जाएगा आप देखोगे तो आप कहोगे सर उत्तराखंड। क्या जाएगा? उत्तराखंड। तो भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं? भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं? कितने राज्य हैं भारत के जो नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं? तो याद रखिएगा, एक हो जाता है उत्तराखंड, एक हो जाता है उत्तराखंड, जिसे शॉर्ट में यूके कह सकते हो। दूसरा हो जाता है उत्तर प्रदेश, तीसरा हो जाता है बिहार, तीसरा क्या हो जाता है? बिहार। चौथा हो जाता है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, ठीक है भैया। और याद रखिएगा पांचवा हो जाता है सिक्किम। पांचवा क्या हो जाता है? सिक्किम। पांचवा हो जाता है सिक्किम। तो ये 5 राज्य है जो नेपाल के साथ सीमा बनाते हुए लिख लीजिएगा। भारत नेपाल सीमा की लंबाई कितनी है? 17 से 51 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर। भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं? 5 राज्य, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। बिहार, पश्चिम बंगाल। अब इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करोगी तो अंतरराष्ट्रीय सीमा चीन से लगती है। क्या नेपाल की अंतरराष्ट्रीय सीमा भूटान से लगती है? आप कहोगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि भूटान और नेपाल के बीच में हमारा सिक्किम आ जाता है। इधर किससे? इधर चारों तरफ क्या है? इधर भी भारत है, उत्तराखंड, इधर भी भारत है, इधर भी भारत है। तो एक तरफ चीन और एक तरफ इंडिया। तो पूछे नेपाल की अंतरराष्ट्रीय सीमा कितने देशों से लगती है? नेपाल की अंतरराष्ट्रीय सीमा, नेपाल की अंतरराष्ट्रीय सीमा कितने देशों से लगती है? तो याद रखिएगा नेपाल की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो 2 देशों से लगती है। अंतरराष्ट्रीय सीमा कितने देशों से लगती है? नेपाल की अंतरराष्ट्रीय सीमा कितने देशों को छूती है या कितने देशों से लगती है? यही कह सकते हो इंग्लिश में, हाउ मेनी कंट्रीज, हाउ मेनी कंट्रीज नेपाल हैज इंटरनेशनल बाउंड्री। तो कितने कंट्रीज के साथ? कब कहोगे? 2 देशों के साथ। लैंड बाउंड्रीज की जो स्थलीय सीमा है, अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा, वो कितने देशों के साथ लगती है? तो आप कहोगे सर 2 देशों के साथ लगती है। कितने देशों के साथ? 2 देशों के साथ, भारत और चीन के साथ। भारत और चीन के साथ। क्या बांग्लादेश के साथ इसकी सीमा लगती है? आप कहोगे नहीं, बिल्कुल नहीं लगती। क्यों? क्योंकि भारत और नेपाल के और बांग्लादेश के बीच में, यहां पर नेपाल, यहां पर बांग्लादेश, ये भारत का सिलीगुड़ी कॉरिडोर आ जाता है, जिसको हम लोग चिकन नेक कहते हैं, या आप ये कह सकते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर या सिलीगुड़ी गलियारा, जिसको हम लोग चिकन नेक कहते हैं। तो भारत के 5 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है, जबकि अंतरराष्ट्रीय सीमा ये कितने देशों के साथ? 2 देशों के साथ। याद रखिएगा लैंड लॉक्ड कंट्री है नेपाल। कैसा देश है? लैंड लॉक्ड कंट्री है, वो अवरुद्ध देश है, लैंड लॉक्ड कंट्री। अब कहोगे सर लैंड लॉक्ड कंट्री कैसे होते हैं? वो अवरुद्ध देश कैसे होते हैं? तो वो अवरुद्ध देश ऐसे देश होते हैं मेरे भाई जिनकी सीमा समुद्र को नहीं छूती, जो चारों तरफ जमीन से घिरे हुए। जैसे भारत है, तो भारत के तो तीनों तरफ समुद्र है, इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर इंडियन ओशन है और इधर अरेबियन सी है, अरब सागर। तो भारत भू अवरुद्ध देश नहीं है, क्योंकि भारत की सीमा समुद्र को टच करती है। लेकिन वो देश जिनकी सीमा समुद्र को टच नहीं करती उनको भू अवरुद्ध देश कहते हैं। उनको क्या कहते हैं भैया? भू अवरुद्ध देश कहते हैं। इसका जो एक्चुअल नाम हो जाता है बांग्लादेश का, वो याद रखिएगा संघीय लोकतंत्र, या ये कह सकते हैं गणतंत्र नेपाल, इसका नाम हो जाता है संघीय लोकतांत्रिक, संघीय लोकतांत्रिक, संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र नेपाल, संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र नेपाल। नेपाल एक फेडरल कंट्री भी है, नेपाल एक डेमोक्रेटिक कंट्री भी है, फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेपाल, फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेपाल करके ये इसका एक्चुअल नाम हो जाता है। ध्यान दीजिएगा इसके बारे में। राजधानी एक एक चीज लिखते चलते हैं।
सबसे पहले कैपिटल, राजधानी। नेपाल की राजधानी क्या है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। राजधानी तो याद रखिएगा नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल की राजधानी क्या हो जाती है, काठमांडू शहर जो है यह नेपाल की राजधानी है। काठमांडू शहर जो है यह नेपाल की राजधानी है। काठमांडू शहर यह काठमांडू घाटी नाम से घाटी है, वहां पर स्थित है। याद रखिएगा इसमें एक और चीज ऐड कर लेना, यह सार्क का हेडक्वार्टर भी है। जो सार्क संस्था है, सार्क का सचिवालय कह लो या सार्क का एक प्रकार से सेक्रेटरीट कह लो, हेडक्वार्टर कह लो। आपसे पूछेगा सार्क का सचिवालय या सार्क का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है, तो अच्छे से याद रखिएगा काठमांडू में स्थित है। राजधानी इसकी काठमांडू है। जैसे बिम्स्टेक का बांग्लादेश की राजधानी ढाका में, वैसे काठमांडू में सार्क का सचिवालय है। इसकी मुद्रा करेंसी, इसकी मुद्रा करेंसी, याद रखिएगा इसकी जो मुद्रा है करेंसी वो नेपाली रुपी है, जिसको नेपाली एनपीआर कहते हैं, नेपाली रुपया। तो मैंने आपको बता रखा है कि भारत हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, इंडोनेशिया हो, इन सबकी करेंसी रुपया है। यहां की जो करेंसी है उसको शॉर्ट में एनपीआर कह देते हैं या नेपाली रुपया शॉर्ट में आप इसे कह सकते हो। तो राजधानी होगी काठमांडू, मुद्रा होगी नेपाली रुपया। नेपाल की मुद्रा क्या हो जाती है, नेपाली रुपया। तो रुपया यहां की भी मुद्रा है, श्रीलंका, इंडोनेशिया, भारत, पाकिस्तान, इन सभी देशों की जो मुद्रा है नेपाल, वो रुपया ही है। संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र नेपाल, राजधानी हो जाती है काठमांडू, सार्क का सचिवालय भी है। और यहां की करेंसी कौन सी हो जाती है, नेपाली रुपया भैया यहां की करेंसी है। आगे ले लेते हैं कॉलिंग कोड। यहां का जो कॉलिंग कोड है, कॉलिंग कोड, तो याद रखिएगा यहां का जो कॉलिंग कोड है वो +977 है। कॉलिंग कोड क्या हो जाता है नेपाल का, +977। नोट करते चलना, यहां का कॉलिंग कोड क्या हो जाता है, जैसे भारत का +91, पाकिस्तान का +92, वैसे याद रखिएगा यहां का कॉलिंग कोड हो जाता है +977। तो अगर +977 से आपको कोई कॉल आई है, इसका मतलब नेपाल से आई है, कि आपको नेपाल को डायल करना होगा तो +977 ये आपको कॉल में ऐड करना होगा। यहां का कॉलिंग कोड क्या हो जाता है, +977। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछता है नेपाल गणतंत्र कब बना, नेपाल गणतंत्र कब बना, 10वीं बार पूछा हुआ क्वेश्चन दिखा सकता हूं मैं। नेपाल गणतंत्र कब बना, व्हेन वाज नेपाल बिकेम रिपब्लिक। नेपाल रिपब्लिक का अर्थ होता है कि जब कोई भी देश जहां पर जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो चुना हुआ व्यक्ति होता है। देखिए राज्य के प्रमुख दो प्रकार के हो सकते हैं, एक हो सकता है जो राजा का बेटा राजा, मतलब उसको राजशाही हो उस देश में और राजा का बेटा राजा बनता है, जैसे सऊदी अरब। सऊदी अरब में आप क्या देखोगे, वहां पर किंग होता है, उसका बेटा वो अगला किंग बनेगा, तो वो रिपब्लिक नहीं है। ऐसा भारत में भी था, लेकिन जब संविधान लागू हो जाता है और संविधान में व्यवस्था हो जाती है कि भाई हमारा देश तो रिपब्लिक है, जरूरी नहीं कि जिस देश में संविधान है तो वो जो देश है वो रिपब्लिक ही होगा, ऐसा नहीं है। अब जैसे आप देखो ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम में लिखित संविधान है, लेकिन वहां पर अभी भी मोनार्की है, वहां का जो राज्य का प्रमुख है वो राजा होता है। तो नेपाल गणतंत्र कब बना, इसका अर्थ है कि नेपाल से राजशाही कब समाप्त हुई। नेपाल में राजतंत्र था, राजा होते थे नेपाल में। तो याद रखिएगा नेपाल में राजशाही कब समाप्त हुई, नेपाल में राजशाही कब समाप्त हुई, नेपाल में राजशाही कब समाप्त हुई थी, यह आपसे कहने का अर्थ है। व्हेन वाज द मोनार्की एबोलिश्ड इन नेपाल, कि मोनार्की जो होती है, जो राजशाही है, यह कब समाप्त हुई थी, इसको मोनार्की एबोलिश भी कह सकते हो। तो याद रखिएगा 28 मई 2008 को, कब भैया, 28 मई 2008 को याद रखिएगा, 28 मई 2008 को नेपाल से राजशाही की समाप्ति हुई और नेपाल एक गणतंत्र बन गया था। नेपाल क्या बन गया था, गणतंत्र। तो नेपाल से राजशाही कब समाप्त हुई थी, नेपाल गणतंत्र कब बना, दोनों का अर्थ एक ही है। तो आप कहोगे सर 28 मई 2008 को नेपाल गणतंत्र बना, 28 मई 2008 को नेपाल गणतंत्र बना है। नेपाल का वर्तमान संविधान, नेपाल का वर्तमान संविधान कब से लागू हुआ, यह सब क्वेश्चन पूछता है। नेपाल का वर्तमान संविधान कब से लागू हुआ, कब से लागू हुआ, नेपाल का वर्तमान संविधान यह कब से लागू हुआ है, नेपाल का वर्तमान संविधान कब से लागू हुआ है। When was the present constitution of Nepal, present constitution of Nepal, when was the present constitution of Nepal implemented, ये मतलब कब से लागू हुआ। तो याद रखिएगा सितंबर 2015 से, 20 सितंबर 2015 से नेपाल का वर्तमान संविधान लागू है। कब से, 20 सितंबर 2015 से, 20 सितंबर या 20 सितंबर 2015 से, सितंबर वाले सितंबर लिख लेना इंग्लिश में, 20 सितंबर से ये 2015 से नेपाल का संविधान जो वर्तमान संविधान है, प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है, ये इंप्लीमेंट हुआ है 20 सितंबर 2015 से। तो वही आपसे पूछेगा कि जो नेपाल का संविधान है ये कब से लागू हुआ, 20 सितंबर 2015 से। नेपाल गणतंत्र कब बना, 28 मई 2008 को। नेपाल की राजधानी काठमांडू, मुद्रा हो जाती है नेपाली रुपया। संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र नेपाल इसका एक्चुअल नाम है। दो देशों से सीमा लगती है, भारत और चीन से। दो अवरुद्ध देश है। भारत के 5 राज्यों के साथ नेपाल सीमा बनाता है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। भारत और नेपाल की बाउंड्री कितनी है, 1751 किलोमीटर। अब जब भैया यहां पे संविधान लागू हो गया तो यहां की संसद का नाम, यहां की जो संसद है, यहां का जो पार्लियामेंट है, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है तो यहां का जो पार्लियामेंट है उसको संघीय संसद कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, फेडरल पार्लियामेंट भी कह सकते हो, फेडरल पार्लियामेंट। यहां की जो संसद है
उसे फेडरल पार्लियामेंट या संघीय संसद कहा जाता है। संघीय संसद ये द्विसदनीय, द्विसदनीय मतलब यहां पर दो सदन है। जैसे आप देखोगे भारत के पड़ोसी देशों में, तो भूटान में दो सदन है, भारत में दो सदन है, नेपाल में दो सदन है। वहीं यदि आप इसी प्रकार जब म्यांमार में लोकतंत्र लागू था तो वहां भी दो सदन होते थे। दूसरी तरफ आप इधर देखो, क्या नाम है इसका, क्या बोलते हैं इसे, अपना श्रीलंका, श्रीलंका देखो, बांग्लादेश देखो, वहां पर आपको एक सदन मिलेगा, चीन में आपको एक सदन मिलेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं। यहां की संसद का नाम क्या है, संघीय संसद। ये बाई कैमरल है। बाई कैमरल का अर्थ होता है जैसे भारत है ना, दो सदन, उच्च सदन और निम्न सदन, राज्यसभा लोकसभा, तो यहां पर कुछ ऐसा ही सिस्टम है, एक 6 साल वाला, एक 5 साल वाली। तो यहां का जो उच्च सदन है, लिखते चलिएगा इसे नोट्स बनाते हुए, जो नोट्स बनाएगा कल्याण उसी का है। इधर पेट की डेट भी आ चुकी है, सबका कल्याण होगा, टेंशन मत लो। तो इधर आ गया, एक होती है भैया इनकी राष्ट्रीय सभा, जो भारत की राज्यसभा जैसी है, वैसे राष्ट्रीय वैसे राज्यसभा, इसे याद रखना, राज्यसभा। इसको अंग्रेजी में नेशनल असेंबली बोलते हैं। इसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, नेशनल असेंबली। इसमें 59 सीट होती है। कितनी सीट होती है, 59 सीट होती है। इसमें कितनी सीट है भैया राष्ट्रीय सभा में, 59। इसको अपर हाउस कहेंगे। ये नेपाल की संसद का अपर हाउस है, या नेपाल की संसद का इसको उच्च सदन कह सकते हो। इसको नेपाल की संसद का क्या कहोगे, उच्च सदन कहोगे। दूसरी तरफ होती है प्रतिनिधि सभा। दूसरी तरफ क्या होती है, प्रतिनिधि सभा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव भी कह सकते हो, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव भी आप इसे कह सकते हो। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में याद रखिएगा, जो प्रतिनिधि सभा होती है ये निम्न सदन है। इसमें 275 सीट होती है। इसमें कितनी सीट होंगी भैया, 275। और ध्यान दीजिएगा, इनका 5 साल का कार्यकाल होता है। ये यहां की संसद का लोअर हाउस है, या यहां की संसद का निम्न सदन है। जैसे भारत की लोकसभा, ये निम्न सदन हो जाता है, ध्यान देना। तो प्रतिनिधि सभा में कितनी सीट आप कहोगे सर, 275। राष्ट्रीय सभा में कितनी सीट है, 59। संसद का नाम क्या हो जाता है, आप कहोगे सर यहां की संसद का नाम हो जाता है संघीय संसद। 2015 में संविधान लागू हुआ, 5 मार्च 2018 को यहां की संघीय संसद का पहली बार गठन हुआ। राष्ट्रीय सभा का कार्यकाल कितना होता है, 6 साल। यह परमानेंट है राज्यसभा जैसी। जबकि प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल कितना हो जाता है, आप कहोगे सर 5 वर्ष या 5 साल, 5 ईयर। तो प्रतिनिधि सभा में 275 सीटें पूछेगा, और राष्ट्रीय सभा में यहां पर 59 सीटें। तो पूछेगा कि नेपाल की जो संसद है वो कैसी है, एक सदनीय है, दो सदनीय है, तब क्या उत्तर दोगे, आप कहोगे सर नेपाल की जो संसद है वो द्विसदनीय है। वो कैसी है, द्विसदनीय। फिर आ जाते हैं यहां के वर्तमान राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट। तो वर्तमान राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट कौन है, तो ध्यान देना बच्चा, वर्तमान राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट ये हो जाते हैं रामचंद्र पौड्याल। रामचंद्र पौड्याल, POUDEL करके भी कह सकते हो, रामचंद्र पौड्याल। ये यहां के क्या हो जाते हैं, राष्ट्रपति हैं। जबकि यहां के प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं आज की डेट में जो 15 जुलाई को है, PM की बात करेंगे KP शर्मा ओली। KP शर्मा ओली, यहां पे प्रधानमंत्री कुछ समय बाद पार्टियां एक दूसरे को समर्थन करने लगती है, जिसकी वजह से खड़गा प्रसाद ओली कह सकते हो, या KP शर्मा ओली, खड़गा प्रसाद ओली भी कह सकते हो, KP शर्मा ओली, KP शर्मा ओली। चलिए आगे आ जाता है भैया, यहां के प्रधानमंत्री कौन है, KP शर्मा ओली। जबकि राष्ट्रपति कौन है, रामचंद्र पौड्याल। यहां की संसद कैसी है, द्विसदनीय। नेपाल की संसद का नाम क्या है, कहोगे सर संघीय संसद। कितने सदन है, 2 सदन। लोअर जिसको प्रतिनिधि सभा कहेंगे 275 सीट, और अपर जिसको राष्ट्रीय सभा कहेंगे 59 सीट। KP शर्मा ओली यहां के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति रामचंद्र पौड्याल। आगे आपसे पूछेगा नेपाल का एकीकरण किसने किया, नेपाल का एकीकरण किसने किया। नेपाल भी अलग अलग छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। 24 राज्य अलग थे, 24 बोलते थे, 22 राज्य अलग थे जिनको 22 बोलते थे। तो अब यहां से 24 में एक गोरखा किंगडम के राजा थे जिनका नाम था किंग पृथ्वी नारायण शाह, राजा पृथ्वी नारायण शाह। इन्होंने साथ ही कई वर्षों की लगातार युद्ध आदि लड़ने के बाद में, सभी राजाओं को हराने के बाद में 25 सितंबर 1768 को नेपाल का एकीकरण किया था। तो वही पूछता है नेपाल का एकीकरण किसने किया, यूनिफिकेशन ऑफ नेपाल, यूनिफिकेशन ऑफ नेपाल, नेपाल का एकीकरण। तो लिख लीजिएगा, नेपाल का एकीकरण पृथ्वी नारायण शाह के द्वारा 25 सितंबर 1768 को, 25 सितंबर 1768। याद आया, ये वो समय है जब भारत में अंग्रेज अपनी पैर जमा रहे थे। भारत में अंग्रेज अपने पैर जमा रहे थे कैसे, 1757 प्लासी का युद्ध, 1764 बक्सर का युद्ध। तो ये बक्सर और प्लासी के युद्ध के समय की बात है। उस समय नेपाल का भी यूनिफिकेशन हो रहा था। तो 25 सितंबर 1768 को किंग पृथ्वी नारायण शाह के द्वारा, किसके द्वारा, पृथ्वी नारायण शाह, ये पहले राजा बने, गोरखा किंगडम की इन्होंने स्थापना की। पृथ्वी नारायण शाह ये नेपाल के पहले सम्राट, पृथ्वी नारायण शाह। तो पूछेगा आपसे कि भाई पृथ्वी किसके द्वारा नेपाल का एकीकरण किया गया, तो पूरी पृथ्वी एक शाह, ऐसे गलत, पृथ्वी नारायण शाह के द्वारा। कब, 25 सितंबर 1768, 25 सितंबर 1768। अब 25 सितंबर 1768 में नेपाल और भारत का अगर आप देखोगे तो एक तरफ तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पैर जमा रही थी, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी, और दूसरी तरफ जो नेपाल था, नेपाल में भी भैया यहां पर एक प्रकार से आप ऐसा कह सकते हो कि एकीकरण चल रहा था। अब 1768 तक आते आते 1757 प्लासी का युद्ध हो चुका, 1764 बक्सर का युद्ध हो चुका, इलाहाबाद की संधि हो चुकी, बहुत सारा इलाका ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ चुका था। और उस दूसरी तरफ उसका मैसूर के हैदर अली टीपू सुल्तान से भी युद्ध चल रहा था। इधर नेपाल भी 1768 में अपना एकीकरण कंप्लीट करना शुरू किया।
तो जब नेपाल की शक्ति बढ़ी तो नेपाल ने रिया सिक्किम पर अधिकार करना शुरू किया। इस पर इधर सिक्किम पर, सिक्किम तब स्वतंत्र एक देश हुआ करता था, एक स्वतंत्र राज्य। और इधर थी कुमाऊं और गढ़वाल। इधर क्या थी? कुमाऊं किंगडम और गढ़वाल किंगडम, ये जो उत्तराखंड का इलाका है। अब जैसे जैसे साथी इनकी शक्ति बढ़ी तो इन्होंने दोनों तरफ अपना विस्तार, चीन की तरफ भी कोशिश की, पर चीन से हार गए तो इन्होंने इस तरफ भी विस्तार करने की कोशिश की, सिक्किम को कब्जे में ले लिया। और इस तरफ कुमाऊं और गढ़वाल 1791 में कुमाऊं पर हमला करके, कुमाऊं एक राज्य राजा हुआ करता था, कुमाऊं एक मतलब राजशाही जो होते थे ना पहले रियासत, तो वैसे कुमाऊं एक राज्य था, रियासत थी। 1791 में नेपाल ने कुमाऊं पर कब्जा कर लिया और 1803 या 1804 के करीब में, लगभग 1804 में इन्होंने गढ़वाल राज्य पर भी कब्जा कर लिया। और ये कहां तक आने लगे? इधर हिमाचल प्रदेश कांगड़ा तक आने लगे। ये जो क्षेत्र था उस समय महाराजा रणजीत सिंह सिख साम्राज्य का क्षेत्र था। इनकी यहां पे लड़ाई हुई, सिख साम्राज्यों ने इनको हरा दिया और ये गढ़वाल तक ही रुक गए। अब सोचो कंडीशन, नेपाल ताकतवर है, नेपाल के राजा चीन की तरफ भी पहुंचने की कोशिश की, उन्होंने हरा दिया, तो यहां नहीं बढ़ी, सिक्किम को अपनी तरफ कर चुके हैं। और इधर गढ़वाल और कुमाऊं, और जानते कि इधर ये जो तराई का क्षेत्र था, पूर्वांचल उत्तर प्रदेश का, जो पहले अवध के नवाबों के अधीन आता था, ये सब भी अंग्रेजों का हो चुका है। अब नेपाल की बढ़ती शक्ति, ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों के लिए खतरा होगी। जाहिर सी बात है, अंग्रेज किसी खतरे को अपने सामने रहने नहीं देंगे। तो जो कुमाऊं और गढ़वाल के राजा थे, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से मदद मांगी, इधर सिक्किम वालों ने ईस्ट इंडिया कंपनी से मदद मांगी। कंडीशन समझना, पूरा गेम प्लान समझना। भैया इन्होंने मदद करी और 1814 से लेकर 1816 तक 2 वर्ष अंग्रेजों का और नेपाल का युद्ध चला, एंग्लो नेपालीज वॉर जिसको कहते हैं, आंग्ल नेपाल युद्ध। और 4 मार्च 1816 को यह युद्ध समाप्त हुआ, नेपाल हार चुका था और अंग्रेजों ने नेपाल के साथ एक संधि करी, एक ट्रीटी करी जिसका नाम था सुगोली की संधि। यह बहुत ज्यादा चर्चा में रहती है। और नेपाल की सीमा बांध दी, इधर नेपाल की सीमा बांध दी महाकाली नदी, जो ये लिपुलेख विवाद है ना, काला पानी विवाद जिसको कह देते, इधर लिपुलेख विवाद चल रहा है हमारा और नेपाल का। तो सुगोली की संधि से गढ़वाल कुमाऊं तो उसने इस क्षेत्र से हटा दिए गए, ये किसने ले लिया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और इधर सिक्किम को भी अलग कर दिया गया। इधर एक सीमा बना दी मेची नदी की, कि यहां उत्तर में, पूर्व में नेपाल की सीमा मेची नदी है और पश्चिम में नेपाल की सीमा महाकाली नदी है। तो इस प्रकार साथी वो विवाद अभी तक चला रहा है सुगोली की संधि से, जिसको लेकर नेपाल हमारे क्षेत्र को अपने नक्शे में दिखाता है, नेपाल भारत के लिपुलेख आदि क्षेत्र को अपने नक्शे में दिखाता है। तो ये तभी 1816 से विवाद चला रहा है, इसलिए कभी कभी यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो नेपाल का एकीकरण किसने किया? आप कहोगे सर पृथ्वीनारायण शाह ने। इसी में लिख लीजिएगा, इसी में लिख लीजिएगा 1791 1791 एडी में नेपाल का कुमाऊं पर कब्जा, नेपाल ने कुमाऊं क्षेत्र पर अधिकार किया, कुमाऊं क्षेत्र पर अधिकार। और यहां पर बहुत ज्यादा कहते हैं कि उस समय लोगों ने, जो नेपाल के उस समय के राजा इत्यादि थे, सेना थी, बहुत अत्याचार किए कुमाऊं और गढ़वाल के लोगों पर। कुमाऊं क्षेत्र पर अधिकार, कुमाऊं क्षेत्र पर अधिकार, ठीक है भैया, या अनेक्सेशन ऑफ कुमाऊं क्षेत्र, अनेक्सेशन ऑफ कुमाऊं रीजन। 1791 में इन्होंने भैया कुमाऊं रीजन को अपने कब्जे में कर लिया, जो वर्तमान उत्तराखंड का पार्ट है। और 1804 में 1804 एडी में, ईस्वी में, नेपाल ने गढ़वाल क्षेत्र पर कब्जा किया, नेपाल ने गढ़वाल क्षेत्र पर कब्जा किया, गढ़वाल क्षेत्र पर कब्जा किया, गढ़वाल क्षेत्र पर भी कब्जा किया। और इनका साम्राज्य बढ़कर कहां तक आ गया? सिख साम्राज्य की सीमाओं तक। अनेक्सेशन ऑफ गढ़वाल रीजन, कुमाऊं भी आ गया, गढ़वाल भी आ गया, उधर सिक्किम। इसको लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी का विवाद हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी से झगड़ा। तो याद रखना 1814 से 1816 लगभग 2 साल तक, 1816 लगभग 2 साल आंग्ल नेपाल युद्ध, आंग्ल नेपाल युद्ध, एंग्लो नेपालीज वॉर चला, एंग्लो नेपालीज वार, एंग्लो नेपालीज वार चला। और यह वार की जो समाप्ति हुई है वो 4 मार्च 1816 को हुई। आंग्ल नेपाल वॉर की समाप्ति 4 मार्च 1816 को सुगोली की संधि के द्वारा, सुगोली की संधि, सुगोली की संधि या ट्रीटी ऑफ सुगोली। जब काठमांडू को चारों तरफ से अंग्रेजी सेना ने घेर लिया तो सुगोली की संधि हुई स्थान था जिसको ट्रीटी ऑफ सुगोली। तो यहां से कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि सुगोली की संधि का संबंध किससे है? सुगोली की संबंध, तो याद रखना यह भारत और भारत के उत्तराखंड और नेपाल की सीमा विवाद से संबंधित है। उस समय अंग्रेजों ने प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध में नेपाल साम्राज्य को पराजित कर दिया था, उसके बाद में संधि हुई। इस संधि के द्वारा यह क्षेत्र घोषित कर दिए गए, नेपाल की पूर्वी सीमा और पश्चिमी सीमा निर्धारित कर दी गई, नेपाल की पूर्वी सीमा और पश्चिमी सीमा। ये जो पश्चिमी सीमा थी, वेस्टर्न बॉर्डर, ये महाकाली नदी, जिसको हम लोग काली नदी भी कह देते हैं, महाकाली आगे आके शारदा नदी कहलाती है, महाकाली रिवर। दूसरी तरफ आ जाती है मेची नदी। इसकी उत्तरी सीमा हमने कौन सी रिवर डिसाइड कर दी? पूर्वी सीमा। तो आप कहोगे सर मेची नदी, सिक्किम को भी स्वतंत्र करा दिया और यहां पर ये कौन सी? तो इसकी सीमा बन गई मेची नदी, महाकाली नदी। अब महाकाली नदी उद्गम कहां से होती है? इसी को लेकर यहीं पर भारत और नेपाल के बीच में, यह साथी काला पानी विवाद भी कह देते हैं इसको, और लिपुलेख विवाद भी कह देते हैं, लिपुलेख विवाद भी कह देते हैं। किस किस के बीच में? भारत और नेपाल के बीच में, भारत और नेपाल के बीच में, ठीक है। लिपुलेख करके जो एक विवाद है, ये भारत और नेपाल के बीच में, यह सुगोली की संधि के बाद ही है, सुगोली की संधि के
बाद यह विवाद उत्पन्न हुआ है। तो फिर से बता रहा हूं, फिर से रिवाइज करा रहा हूं। नेपाल राज्य नेपाल देश हमने शुरू किया था। नेपाल भारत के उत्तर में स्थित है। नेपाल भारत की किस दिशा में स्थित है? उत्तर दिशा में। नेपाल एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, भू-अवरुद्ध देश है। इसकी कोई सीमा समुद्र से नहीं लगती, चारों तरफ जमीन से घिरा हुआ है। दो इसके अंतरराष्ट्रीय देश हैं जिनसे इनकी सीमा लगती है, एक भारत और एक चीन। और भारत के 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल और याद रखिएगा भैया सिक्किम। 1751 किलोमीटर भारत और नेपाल की सीमा है। नेपाल की राजधानी काठमांडू, सार्क का हेडक्वार्टर, जबकि नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया। नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया। कॉलिंग कोड हो जाता है +977। रामचंद्र पौडल यहां के राष्ट्रपति हो जाते हैं, केपी शर्मा ओली यहां के प्रधानमंत्री हो जाते हैं। 28 मई 2008 को नेपाल गणतंत्र बना और 20 सितंबर 2015 से नेपाल का संविधान, वर्तमान संविधान लागू है। रामचंद्र पौडल यहां के राष्ट्रपति हैं और केपी शर्मा ओली यहां के प्रधानमंत्री हैं। इनकी संसद का नाम है संघीय संसद, जिसके 2 सदन है। उच्च सदन राष्ट्रीय सभा में 59 सदस्य 59 और निम्न सदन प्रतिनिधि सभा में 275 सदस्य, लोअर हाउस जिसको कह देते हैं। एकीकरण किसने किया? किंग पृथ्वी नारायण शाह। नेपाल का एकीकरण किसके द्वारा किया गया? आप कहोगे सर किंग पृथ्वी नारायण शाह के द्वारा सन 1767 में 25 सितंबर 1767 को नेपाल का एकीकरण किया गया, राजधानी काठमांडू बनी। नेपाल और अंग्रेजों का युद्ध कब से कब तक हुआ? 1814 से 1816 तक, एंग्लो नेपालीज वॉर, आंग्ल नेपाल वॉर। किस लिए? क्योंकि नेपाल अपने क्षेत्र में विस्तार करके आस पड़ोसी क्षेत्रों पर कब्जा कर रहा था, जो सीधे सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी से टकराव का कारण बना। जैसे नेपाल ने 1791 में कुमाऊं पर कब्जा किया, 1804 में नेपाल ने गढ़वाल पर कब्जा किया। इसी वजह से 2 साल युद्ध चला, जो सुगोली की संधि से समाप्त हुआ, जो कि 4 मार्च 1816 को हुई, जिसमें पश्चिमी सीमा वेस्टर्न बॉर्डर नेपाल का महाकाली रिवर और पूर्वी सीमा ईस्टर्न बॉर्डर ये मीची नदी। अब इसी को लेकर नेपाल लिपुलेख पर अपना हक जताता, अपना कब्जा जताता है और उसे इनके मैप में संशोधन करके उस क्षेत्र को भी शामिल कर लिया है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चीजें समझ में आ रही है? बिल्कुल क्रम से जैसे पेपर में पूछी जाती है, मेरी कोशिश है वैसे लेकर चला, क्योंकि पैट की डेट आ गई है, 50 दिन का समय है, कोशिश करेंगे 30 से 40 दिन। तो मैं 2 क्लास और एक्स्ट्रा लूंगा छोटे छोटे टॉपिक्स की। पूरा पेपर तो मैं एक क्लास में से दिखेगा, ना दिखे आके बता देना। कांस्टेबल, एसएससी, किसी में भी, रेलवे में। ठीक है भैया, चलिए तो आज के लिए हम लोग इतने रहने देते हैं, आप रिवाइज कर देना। थैंक यू, जय हिंद।